हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका आई वेरा के इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग तुगलक डायनेस्टी से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, लेकिन तुगलक डायनेस्टी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसलिए सबसे पहले तुगलक डायनेस्टी को समाप्त कर दें। तुगलक डायनेस्टी में आज हम लोग फ़िरोज़ शाह तुगलक को पढ़ने जा रहे हैं। फ़िरोज़ शाह तुगलक जो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासन में क्या क्या हुआ। फिर फ़िरोज़ शाह तुगलक का अंत देखेंगे और फ़िरोज़ शाह तुगलक के अंत के बाद हम लोग आगे के सेशन की तरफ चलेंगे, जहाँ पर फिर हमको और दो राजवंश के बारे में पढ़ना है। और ये दो राजवंश जो हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन फिर भी उससे लगे हुए कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने जाएंगे फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में। सबसे पहले आपको पीछे से कनेक्ट करा दें, यानी कि पिछले लेसन से आपको यहाँ पे कनेक्ट करा दें। पिछले लेसन में हम लोगों ने पढ़ा कि सिंध की ओर तागी के विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक जा रहा है। रास्ते में वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। देखिए, एक तो गुजरात का विद्रोह उसने दबाया और जाड़े का समय था, लेकिन गुजरात में चूँकि उतना जाड़ा पड़ता नहीं है, इसलिए वहाँ वो बिल्कुल आराम से विद्रोह को समाप्त कर लिया। लेकिन जब सिंध की ओर बढ़ा तो मार्च का महीना था और मार्च में हल्का फुल्का जाड़ा वहाँ रहता है, और चूँकि वो इलाका पहाड़ी, इसलिए समझिए कि जाड़ा अच्छा खासा पड़ रहा था। तो अब मार्च के महीने में वो जब वहाँ पहुँचता है तो उसे हो जाता है उसका तबीयत खराब, और वहीं पर वो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। और गंभीर रूप से बीमार पड़ने के बाद वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक, उसका चचेरा भाई, उसी को वह सारा का सारा दारो मदार छोड़ देता है कि देखो भाई, अब तो हमारा अंतिम दिन आ गया है, अब लगता है हम ठीक नहीं हो पाएंगे, इसलिए आगे की सल्तनत के जो समझदार व्यक्ति हो वो तुम ही हो, तो आगे के सल्तनत को तुम ही को लेकर के चलना है। अब यहाँ पर जो इसका चाचा है उसका नाम है रज़ब, और इसकी माता जो है वो बीबी जैला है, और बीबी जैला जो है वो राजपूत कन्या है। यानी आप ये समझ लीजिए कि फ़िरोज़ शाह तुगलक जो है उसका आधा खून हिंदू है और आधा खून मुसलमान है। पिता मुस्लिम और माता हिंदू, और इन दोनों के रक्त से पैदा हुआ यह व्यक्ति फ़िरोज़ शाह तुगलक है। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक गद्दी पर बैठ जाता है, और बैठने के बाद यह अपनी शासन सत्ता बड़े आराम से चलाता है। शुरुआत में इसमें कोई कमी नहीं थी, शुरुआत में ये हिंदू और मुसलमान सभी को साथ लेकर के चलता है। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद इसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, जब लोग इसे ताना देना शुरू करते हैं कि तुम क्या बिल्कुल अलग तरीके का सिस्टम यहाँ पे चलाने जा रहे हो, या इस्लाम के आधार पे सिस्टम चलाने जा रहे हो। तो ये आगे चल करके ये व्यक्ति इतना ज़्यादा रूढ़िवादी हो जाता है कि यह सभी के सभी सिस्टम्स को इस्लाम के अनुरूप कर देता है। आइए जानते हैं कैसे। फ़िरोज़ शाह तुगलक, ठीक है, इसका शासन शुरू होता है 1351 यानी 1351 से लेकर के 88 तक, यानी 1388 एडी तक, ठीक है। ही बिकेम द सुल्तान एट द एज ऑफ 46 एंड ही वॉज द कजिन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। His father was Razab and his mother was Bibi Jaila. Bibi Jaila is a Hindu community and father is a Muslim community. तो इस तरह से यहाँ पर आप इस चीज़ को बड़े गौर से समझते चलिएगा, एक एक चीज़ों को। तो हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। Become king at the age 46 ईयर, ठीक है। 46 साल की उम्र में ये राजा बना था। मदर इसकी जो थी, मदर वाज
Hindu community, and her name was बीबी नायला। ठीक है, नायला भी कहा जाता है इसे या जैला भी कहा जाता है, अलग अलग किताबों में इसका अलग अलग नाम लिखा हुआ है। नायला बीबी या जैला बीबी, ये इसके दो नाम मिलते हैं अलग अलग जगह। और यह जो है राजपूत राणा रणमल की पुत्री है। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसे हम लिख लेते हैं। शी वॉज डॉटर ऑफ राणा रणमल। ठीक है, रणमल की ये पुत्री है। और राणा रणमल जो है एक क्षत्रिय हैं। ये गद्दी पर बैठते ही सबसे पहला काम इसने ये किया कि कुछ युद्ध किए, जो जाजनगर उड़ीसा से संबंधित युद्ध है। उसके बाद नगरकोट का मंदिर इसने कब्जा किया, वहाँ पर सारा चीज़ किया। और उसके बाद इसने बहुत सारे डिपार्टमेंट की स्थापना की। तो उसको देख लेते हैं। एस्टैब्लिश मोर डिपार्टमेंट। जैसे नंबर 1, अब यहाँ पर बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स इसने स्थापित किए थे, उसके अगर नाम को देखा जाए तो उसके नाम में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। दीवाने रोज़गार हो गया, दीवाने खैरात हो गया, दीवाने इस्तिहाक हो गया, दीवाने बंदगान हो गया, दारुल सफ़ा हो गया। लेकिन ये सब एक पैटर्न पे था, और वो पैटर्न था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थित राज्य चलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा राज्य चलाना है जो अब तक था नहीं। तो इसलिए उसने बहुत सारे डिपार्टमेंट बना दिए और बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोगों को कह दिया कि आप ही इस पूरे डिपार्टमेंट को देखोगे और फिर हमें रिपोर्ट करोगे। तो मेनी डिपार्टमेंट्स एस्टैब्लिश्ड। नंबर 1, दीवान ए रोजगार। दीवान ए रोजगार, ठीक है, दीवान ए रोजगार यानी जहां पर लोगों को रोजगार दिया जाता था। दूसरा विभाग इसने बनाया दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात यानी ऐसा विभाग जो दान देता था। ठीक। तीसरा विभाग इसने बनाया दीवान ए इस्तिहाक। ठीक है, दीवाने इस्तिहाक। इस्तिहाक का मतलब होता है पेंशन। पेंशन विभाग बनाया, यानी जो लोग वृद्ध हो गए थे उन्हें पेंशन दिया जाता था ताकि वो अपना गुजारा कर सके। एक और विभाग था दीवाने बंदगान। इसके समय में 1,80,000 दास हो गए थे, तो 1,80,000 दास को संभालने के लिए, देखभाल करने के लिए एक विभाग होना चाहिए, तो वो बनाया गया दीवाने बंदगान। बंदगान का मतलब होता है दास। फिर इसने लोगों के इलाज के लिए भी व्यवस्था किया और बनाया दारुल सफ़ा। दारुल सफ़ा का मतलब होता है फ्री डिस्पेंसरीज। फ्री डिस्पेंसरीज, और फ्री डिस्पेंसरीज में क्या था कि किसी को भी दवा के पैसे नहीं देने होते थे। ठीक, बिल्कुल दवाइयाँ मुफ्त दी जाती थी। हकीम होते थे, वैद्य होते थे, जो अपने अपने व्यवस्था के अनुसार दवाइयाँ देते थे। इसके बाद इसने बहुत सारे डिपार्टमेंट की स्थापना तो कर ही दी, और डिपार्टमेंट की स्थापना करने के बाद इसने जनता के ऊपर लगे हुए जो बहुत ही महत्वपूर्ण कर थे उसे ही लगाया। यानी आप ये कह सकते हैं कि जब मोहम्मद बिन तुगलक था तो 24 एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया था, और वो 24 एक्स्ट्रा टैक्स इसने क्या किया,
ओमिट कर दिया और ओनली 4 टैक्सेस, 4 जो रिलायबल टैक्सेस थे वही इम्पोज किया। तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। ही इम्पोज्ड ओनली 4 टैक्सेस। ठीक। नंबर 1 खराज, नंबर 2 खम्स, खम्स को हिंदी में कहते हैं खुम्स, हिंदी वाला भी जानते चलिए, इसको कहते हैं खराज। खराज का मतलब होता है लैंड रेवेन्यू। ठीक है। लैंड रेवेन्यू। खुम्स का मतलब होता है लूट का कर, लूट टैक्स। तीसरा जो कर था वो था जजिया। जजिया का मतलब टैक्स इम्पोज्ड ऑन हिंदू। इम्पोज्ड ऑन हिंदू। अब हिंदू कम्युनिटी पे ये टैक्स क्यों लगाया जाता था? ये इसलिए लगाया जाता था कि हम आपकी रखवाली कर रहे हैं, इसलिए ये टैक्स आपको देना है। नेक्स्ट होता था जकात। जकात एक ऐसा टैक्स था जो केवल और केवल धनी मुसलमानों को ही देना होता था, गरीब मुसलमान ये टैक्स नहीं दे सकते थे। तो इस तरह से ये इनका शासन व्यवस्था था। फिरोज शाह तुगलक की खासियत क्या थी? फिरोज शाह तुगलक की खासियत ये थी कि ये अपने शासन काल में जो है बहुत सारे नगर, सड़क, बागान, ये सारी चीज़ों का निर्माण करवाया। अगर ये माना जाए तो इसने बिल्ड 300 सिटीज़, 300 शहरों का निर्माण करवाया। ठीक है। फेमस सिटीज़ में इसके कौन कौन से सिटीज़ हैं? फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, हिसार, ये इसके प्रसिद्ध शहरों में हैं जो आज भी आप देखते हैं। हिसार, आप हरियाणा से आगे जाएंगे तो हिसार है। ठीक है। गुड़गांव से आगे की तरफ चलेंगे, उसके बाद फिरोजाबाद है, फिरोजपुर है, जौनपुर है। ये सब सारे शहर जो हैं किसके द्वारा बसाए गए थे? ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए शहर हैं। ठीक है। इसके अलावा इसने 4 जो हैं बड़ी बड़ी मस्जिदें बनवाई, 4 मॉस्क बनवाए। उसके बाद जो है 30 पैलेसेस बनवाए, पैलेस यानी महल बनवाए, 30 से ज़्यादा महल बनवाए थे। और उसके बाद 200 से ज़्यादा सराय बनवाया। सराय का मतलब होता है धर्मशाला। ठीक है। 200 से अधिक धर्मशाला बनवाया, 100 से अधिक गुम्बज बनवाया। गुम्बज, ठीक है, या गुम्बद, ये बनवाया। 100 से अधिक ब्रिज बनवाए, 100 ब्रिज बनवाए। ब्रिज यानी पुल। जौनपुर में आप देख सकते हैं इनका पुल। उसके बाद यह अशोक के जो शिलालेख थे उसको भी ये बहुत ज़्यादा मानता था। अशोक के शिलालेख को ये जगह जगह से उठवा करके और दिल्ली में रखवाया था। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं क्या किया था। बॉट 2 पिलर्स ऑफ अशोका टू दिल्ली। ठीक है। और कहाँ कहाँ से लाया था? ये टोपरा से लाया था और दूसरा जो लाया था वो लाया था मेरठ से। ठीक है। टोपरा कहाँ है? टोपरा अगर देखा जाए तो खिजराबाद, अंबाला में टोपरा जो है ये अंबाला में पड़ता है। ठीक है। और इसका पुराना नाम क्या है? खिजराबाद। खिजराबाद, ये खिजराबाद यानी टोपरा से लेके आया और दिल्ली पे ये 2 पिलर्स जो हैं, एक खिजराबाद से आया और एक मेरठ से आया।
तो इस तरह से ये 2 पिलर्स को दिल्ली में उठा करके लाया। न जाने इसे कौन सी प्रेरणा मिली थी कि वो सारी चीज़ें ये लेके आया था। अब थोड़ा सा 2 राजाओं के पीछे चलते हैं और गयासुद्दीन जो फाउंडर है उसकी बात अगर करते हैं तो उसने क्या किया था, अपने राज्य में जो है सिंचाई व्यवस्था को बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया था। उसी को फॉलोअप लिया और फॉलोअप लेने के बाद इसने क्या किया, एक नया टैक्स लागू कर दिया और वह टैक्स कहलाया सिंचाई कर। क्यों इसने किया, क्योंकि इसने सिंचाई के लिए बहुत बड़े बड़े नहर बनवाए थे और 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाया था। जो इरिगेशन पर्पज के लिए था, यमुना और सतलज और घग्गर पर बना हुआ ये नहर था। तो चलिए ये भी जानकारी लिख लेते हैं, आपके काम आएगा। imposed irrigation tax ऑन पीजेंट्स। और इरिगेशन टैक्स का नाम क्या था भाई, सर्व टैक्स। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं सर्व कर, ठीक है। ये सर्व कर जो है लागू किया था, दैट इज नोन एज इरिगेशन टैक्स, ठीक है। सर्व टैक्स कितना लिया जाता था, ये 1/10 ऑफ टोटल प्रोडक्शन लिया जाता था। टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन का 1/10 हिस्सा लिया जाता था सर्व टैक्स यानी सिंचाई कर। तो इरिगेशन टैक्स यानी हिंदी में अगर हम लिखें तो इसे लिख सकते हैं सिंचाई कर, ठीक है। तो सिंचाई कर 1/10 भाग लिया जाता था। इसने 1200 से अधिक फलों के बाग लगवाए थे। इरिगेशन के साथ साथ फलों के बाग भी इसने लगवाए थे। कितने लगवाए थे, 1200 जो है फ्रूट्स गार्डन, जैसे ऑर्चर्ड, तो 1200 लगभग इसने फलों के बाग अपने शासनकाल में लगवाए थे। अब यहाँ पर देखा जाए कि जब धीरे धीरे इसका शासन आगे बढ़ रहा था तो बहुत सारी परेशानियाँ भी थी, और उस परेशानियों की अभी हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। लेकिन फ़िलहाल ये देख लें कि सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, इरिगेशन सिस्टम को टॉप नॉच रखने के लिए इसने क्या किया था, बिल्ड 5 लॉन्ग कैनाल्स, ठीक है, 5 जो हैं बड़े कैनाल्स का निर्माण किया था। और ये सारे के सारे किसके पर्पज के लिए थे, इरिगेशन पर्पज। इरिगेशन पर्पज था, ठीक है। और इरिगेशन पर्पज में ये कौन कौन से नदियों पर कैनाल बनाया था, तो रिवर्स जो थी, उस रिवर में पहला नाम आता है यमुना का, दूसरा नाम आता है सतलज का, और तीसरा नाम आता है घग्गर का, ठीक है। घग्गर, सतलज और यमुना, इन 3 नदियों पर इसने बड़े बड़े जो है नहर निकाले थे उससे, और बांध वगैरह का निर्माण किया था। इसके रिलीजियस पॉलिसीज़ को देखें तो रिलीजियस पॉलिसी शुरुआत में बहुत अच्छी थी, लेकिन आगे चल कर के इसकी रिलीजियस पॉलिसी बिल्कुल ख़राब हो गई। हिंदुओं से ये बिल्कुल घृणा करने लगा, बहुत सारे मंदिरों को तोड़वा दिया। कहा जाता है कि इसने अब इतिहास में पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक का रिलीजियस पॉलिसी कैसा था। रिलीजियस पॉलिसी ड्यूरिंग द फिरोज शाह तुगलक। फर्स्ट पॉइंट अगर डिस्कस करें तो इसने रूल किया अकॉर्डिंग टू शरीयत, ठीक है। शरीयत के अनुसार इसने अपने सारा
शासन व्यवस्था को बदल दिया, यानी जैसे शरीयत में लिखा है उसके हिसाब से उसने अपने शासन को चलाने की कोशिश की। ठीक है। ही ट्राइड टू फिनिश हिंदुइज्म एंड आइडल वर्शिप। इसने पूरी कोशिश की कि हिंदुत्व की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाए और मूर्ति पूजा समाप्त कर दिया जाए। इसने जो दूसरा बड़ा काम किया था वो काम क्या था? इम्पोज्ड जजिया ऑन ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण पर पहली बार जजिया इम्पोज करने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। इसने इतना ही नहीं, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया। ज्वाला देवी मंदिर को तोड़ दिया और उसके बाद वहाँ से जो किताबें लूट के लाया था उस किताबों से इसने अपने नाम से किताब छपवा दिया, उसका अनुवाद कराया और अनुवाद कराने के बाद पर्शियन लैंग्वेज में अनुवाद कराया था और पर्शियन लैंग्वेज में अनुवाद कराने के बाद उसका नाम रखा दलायते फिरोज शाही। तो इसका बुक अगर देखा जाए रिलेटेड बुक्स तो उसका नाम है दलायत ए फिरोज शाही। दलायत ए फिरोज शाही के नाम से इसने उस बुक को निकाला था और ये जो बुक थी ये लगभग वहाँ से ज्वाला देवी मंदिर से 1300 से अधिक बुकें लूटी गई थी और उन लूटे हुए बुकों को इसने फारसी भाषा में अनुवाद कराया। अनुवाद कराने के बाद इसने अपनी नाम से यानी दलायत ए फिरोज शाही के नाम से इसने उस बुक को निकाल दिया। कहा जाता है कि इसके उत्तराधिकारी जो थे वो बहुत ही खराब स्थिति में व्यतीत किए, क्योंकि इसकी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही, इसका जो ऑटोबायोग्राफी है ऑटोबायोग्राफी क्या है, इसका नाम आत्मकथा का फतूहात ए फिरोज शाही। तो फतूहात ए फिरोज शाही नाम की किताब में इसने अपनी बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख किया है, आत्मकथा है ये इसकी, है ना। और इसने उसी में लिखा है कि हमने कौन कौन सी चीज़ें की थी और कैसे कैसे क्या हुआ था। इसने अपने शासनकाल में जो कॉइन्स चलवाए उसमें तांबा चांदी के कॉइन्स भी होते थे, उनके मिश्रण भी होते थे और साथ ही साथ जो है ये बड़ी संख्या में इसका निर्माण करवाया था। एक और बात यहाँ सुनने को मिलती है कि ये अपने शासनकाल में जो है घूसखोरी को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दिया था और यहाँ तक कि कहता था कि भाई लोग घूस दे करके सामानों को खरीदो ताकि मार्केट स्टेबलाइजेशन को और ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए। देखिए एक चीज़ होता है मार्केट स्टेबलाइजेशन, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से मार्केट चल रहा है, सस्ते सामान है, सबको उपलब्ध हो रहा है, लेकिन उसके स्टेबलाइजेशन को तोड़ देना और मार्केट वैल्यू को इंक्रीज़ कर देना ये इसके शासनकाल में देखा गया। यानी महंगाई बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेशन रेट को इसने बढ़ा दिया था और इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ गया था कि गरीब आदमी बेमौत मरने लगा था। इसी नाते जब ये मरा तो इसकी मौत कब हुई? 1488 में। और 1488 में कहा जाता है कि ये बिल्कुल अलग तरीके की मौत इसे मिली थी और इतिहास में ये बिल्कुल अलग तरीके का बादशाह भी माना गया था और ये पहली बार था जब इसने बहुत सारे आतंक मचाए थे और ये आतंक अलाउद्दीन खिलजी के बाद का सबसे भयानक था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी मर गया तो उसके साथ साथ जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक हो जाएंगी और व्यवस्थाएं ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन इसका शासन देखने के बाद ऐसा नहीं लगा। यहाँ पे हम एक चीज़ बता दें कि जो इसके शासनकाल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जब इसकी मौत हुई तो मौत होने के बाद इसके उत्तराधिकारियों में जंग छिड़ गया और इसके पुत्र फतह खां का पुत्र तुगलक शाह राजा बना और जिसने अपनी उपाधि रखी गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, और ये शासन आगे चलना शुरू हुआ। अब ये देखना है कि ये शासन कितने दिन और आगे चलता है और कितने दिन आगे चलेगा और कौन ऐसा शख्स आएगा जो तुगलक साम्राज्य को समाप्त करके एक नया साम्राज्य की व्यवस्था देगा, और वो नया साम्राज्य होगा सैयद डायनेस्टी,
लेकिन इसका जो फाउंडर होगा वो क्या अपने देश का होगा, यानी भारत का होगा, तुगलक साम्राज्य के ही किसी व्यक्ति के द्वारा दिया होगा, या भारत के बाहर से कोई व्यक्ति आएगा जो भारत को लूटेगा, लूटने के बाद यहाँ पर अपना नया शासन बनाएगा। क्योंकि अब सैयद डायनेस्टी के बाद लोदी आने वाले हैं और लोदियों में भारत की दुर्दशा और ख़राब हो जाएगी। इसीलिए लोदियों का भ्रम तोड़ करके जो है तेज़ी से काबुल से होता हुआ एक शख्स आएगा जो हिंदुस्तान में हमेशा हमेशा के लिए अपना घर बना लेगा और हिंदुस्तान के बाकी लोगों को कर देगा तबाह। तो आगे के वीडियो में हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि अब क्या होने वाला है उत्तराधिकारियों में, क्योंकि अब फिरोज़ शाह तुगलक मर गया है और फिरोज़ शाह तुगलक के बने बनाए साम्राज्य को आगे कौन संभालेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए आई एडुवेरा। हाँ, इसका जो भी आपको पीडीएफ है, जो हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ है, वो हमारे ऐप आई एडुवेरा पर आपको मिल जाएगा। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो हमारे ऐप आई एडुवेरा को डाउनलोड कर लें, ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद वहाँ से इसका पीडीएफ पा सकते हैं। तो आगे के वीडियो में हम लोग जल्द मुलाकात करेंगे और देखेंगे क्या हुआ इनके उत्तराधिकारियों का और कौन भारत में अगला शासन लेकर के आता है। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया और हमसे जुड़े रहे। थैंक यू।